So next is a question number 4. Suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. So now let's understand कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या है. ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका राइटिंग डेस्क. तो आपको सपोज करना दैट इज़ यू हैव टू इमेजिन कि आपका जो राइटिंग डेस्क है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है. नाउ क्या हो रहा है, देखो ये राइटिंग डेस्क के ऊपर जो बुक रखा हुआ है वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो जा रहा है. बिकॉज क्या है, वो जो राइटिंग डेस्क है थोड़ा सा टिल्टेड है एज वी नो. ना आपको बोलना क्या है, देखो जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन बोलना है आपको. सो एज वी नो दैट बुक कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्क के ऊपर. एंड डेस्क कैसा है, थोड़ा सा टिल्टेड, एंड दैट इज़ वाई इट कीप्स स्लाइडिंग डाउन. तो इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है बुक में वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा टू द मोशन ऑफ बुक दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमें पता है अभी क्या है आंसर. देखो, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक. बुक का डायरेक्शन अभी हम लोग लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. बुक जो स्लाइड हो रहा है वो डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर है. बट बुक के ऊपर क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. So next is the question number 5. You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to work on the floor? Why? तो सपोज बाई एक्सीडेंट आपसे क्या हुआ, मार्बल फ्लोर के ऊपर सोपी वाटर स्पिल हो गया फ्रॉम द बकेट. नाउ आपको कंडीशन गिवन है कि वेदर इट इज़ ईजियर और वेदर इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क ऑन द फ्लोर जहाँ पे सोपी वाटर स्पिल हो गया. सो आपको उसके पीछे रीज़न भी बोलना है. सो व्हाट यू विल राइट, it would be difficult to work on the floor. Soapy water fills the floor irregularities, thus reduces the friction considerably. Feet do not make necessary grip with the floor surface, thus increasing the chances of falling. यानी सोपी वाटर से क्या होता है, जो फ्लोर है वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है टू वर्क. Because when soapy water is spilled on the floor, the friction between the feet and the ground is reduced, and due to this what happens, less friction of the feet will not get a proper grip and there are high chances of falling. यानी बहुत high chances होता है fall होने का, and also difficult to work. Because just अभी जैसे हमने बोला क्या होता है, जो friction है friction reduce हो जाता है, right, between the ground and the feet. एंड इससे क्या हुआ, आपका जो फीट है, जो आपका पैर है उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाता है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू वर्क ऑन द मार्बल फ्लोर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स. सो आई एम श्योर यू ऑल ऑफ ऑब्जर्व दैट जो स्पोर्ट्समैन उनका शूज़ में स्पाइक्स प्रेजेंट होता है. नाउ दिस होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन. अगर आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू कैन ईजिली आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. Spikes increase friction and give better grip with the ground. It avoids slipping of sportsmen while playing or running. So sportsmen जो shoes पहनते with spikes because it increases the friction between their feet and the ground. एंड उससे क्या होता है, जो प्लेयर है जब भी वो रन कर रहा है या प्ले कर रहा है दे डू नॉट स्लिप, वो गिर नहीं जाते ग्राउंड में बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो गया. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is the question number 7. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? So यहाँ पे 2 person given, one is Iqbal, another is Seema. तो इकबाल के पास लाइटर बॉक्स है बट सीमा के पास हैवियर बॉक्स है एंड उनको सेम फ्लोर पे क्या करना है, वो बॉक्स को पुश करना है. सो इकबाल या सीमा जो बॉक्स पुश कर रहे हैं उनको दोनों में से किसको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू टेल. सो लेट्स सी द आंसर. फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. Heavier box will put more force on the floor surface as compared to lighter box and therefore will experience more opposite force, that is friction. Seema will have to apply larger force. So as we know that frictional force is directly proportional to mass, so
who will have to apply a larger force in order to push the box? Seema, because Seema's box is heavier as compared to Iqbal's. Heavier objects generate more frictional force. आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर होगा. तो यहाँ पे हैवियर ऑब्जेक्ट किनके पास है? सीमा के पास है. एंड दैट इज़ वाई शी हैज़ टू अप्लाई लार्जर फोर्स बिकॉज शी हैज़ टू पुश हैवियर बॉक्स ऑन द फ्लोर. सो यहाँ पे देखो वही सेम थिंग लिखा हुआ है. हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर सरफेस एज कम्पेयर टू लाइटर बॉक्स एंड देयर फोर विल एक्सपीरियंस मोर ऑपोजिट फोर्स. ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज जो बॉक्स है वो काफ़ी हैवी है. एंड दैट इज़ वाई सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 8. Explain why sliding friction is less than static friction. So यहाँ पे आपको कंपैरिजन गिवन है बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. When the objects are at rest, the interlocking of irregularities in the two surfaces of the object is higher than that of when objects are moving. When objects are moving, there is less interaction between their surfaces, and that is why sliding friction is less than static friction. So just by the term आपको समझ में आ रहा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? मूवमेंट हो रहा है. बट स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है. सिंस ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या होता है? जो इरेगुलरिटीज़ होता है सरफेसेस पे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हायर होता है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस पे क्या हो रहा है? जो आपका सरफेस ऑफ द रोड है एंड जो कार है दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट पे हैं एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है. दैट इज़ इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे सिंस मूवमेंट नहीं हो रहा तो जो इंटरलॉकिंग है बिटवीन द टू सरफेसेस एंड जो इरेगुलरिटीज़ है बिटवीन द टू सरफेसेस वो हायर है, वो ज़्यादा है. जब जिससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो it find less time to get interlocked against each other, so they get less friction, and therefore sliding friction is less than static friction. So next is a question number 9. Give examples to show that friction is both a friend and a foe. Very very important question. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ना आपको क्या बोलना है? हाँ, फ्रिक्शन इज़ बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल. यानी एडवांटेजेस क्या क्या है फ्रिक्शन का इन आवर लाइफ एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, फ्रिक्शन एक्ट एज फ्रेंड. वी आर एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट. सो फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड, दैट इज फ्रिक्शन कैसे हेल्पफुल है? फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अलाउज अस टू वर्क विदाउट स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड. क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल है. हम लोग क्या हो रहा है? हम लोग चल पाते हैं. दैट इज़ वी आर एबल टू वर्क. सेकेंड पॉइंट, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पॉइंट एंड द पेपर सरफेस. यानी हम लोग कुछ भी लिख कैसे पाते हैं? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से ये पॉसिबल. यानी आप जिससे लिख रहे हो दैट इज़ बॉल पॉइंट एंड जिसके ऊपर लिख रहे हो दैट इज़ पेपर सरफेस, उनके बीच में फ्रिक्शन है एंड दैट इज़ वाई ये पॉसिबल है. दैट इज़ वी आर एबल टू राइट, हम लोग लिख पा रहे हैं. थर्ड पॉइंट, लेट्स सी. नेल्स एंड स्क्रूज स्टिक टू वॉल सरफेसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज़ फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है वॉल पे नेल्स एंड स्क्रूज को स्टिक करना. लास्ट पॉइंट, lighting a matchstick is because of friction between matchstick and the side surface of matchbox. फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है मैच स्टिक को लाइट करना. तो फ्रिक्शन किन के बीच में लगता है? एक तो है आपका मैच और एक है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑन द साइड सरफेस ऑफ मैच बॉक्स. सो नाउ विल सी हाउ इज फ्रिक्शन हार्मफुल इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट पॉइंट, wear and tear of soles of our shoes is due to friction. So due to friction क्या होता है? जो सोल्स है शूज़ का उनमें wear and tear होता है, ख़राब हो जाते सारे शूज़ due to constant friction that is happening in our day to day life. Second point, when a tire deflates, it is difficult to move the vehicle because of increased friction between the tire and the road surface.
जब कोई टायर डिफ्लेट हो जाता दैट इज़ पंक्चर हो जाता है ऑफ एनी व्हीकल दैन उसको मूव करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर। सो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। मशीन्स गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन हमें पता है दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन्स। तो इससे क्या होता है मशीन्स धीरे धीरे खराब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फ्रिक्शन machines and vehicles consumes more fuel and increase maintenance cost। सो ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन क्या होता है मशीन्स दैन व्हीकल्स फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एंड उससे क्या होता है जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई हो जाता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। यानी वाटर पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड में उनका पर्टिकुलर शेप होता है। So, what exactly is the reason behind this that you have to explain? The frictional force exerted by fluids is also called drag or fluid friction. To overcome or minimize air fluid friction, the bodies of objects minimize its surface, that is, sometimes spherical shapes or other streamlined shape with smooth surface. Aeroplanes, jets, raindrops have streamlined curved surface to reduce air drag. जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू में मूव करता है मूवमेंट होता है दैट इज़ वाटर के अंदर तब क्या होता है उस पर एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट करता है विच ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन। जैसे हमने इकबाल एंड सीमा के केस में भी देखा था हैवियर बॉक्सेस में क्या था उसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज उसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में मूव करता है उस पर एक स्पेशल शेप होना क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड फ्लूइड क्या करता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग स्पेशल शेप दे देंगे ऑब्जेक्ट पे दैट इज़ बाय स्पेशल शेप वी मीन स्ट्रीमलाइन शेप तब क्या होगा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पर एक्ट कर रहा है इट कैन बी मिनिमाइज्ड एंड जो बॉडी है वो ईजियर मूव कर पाएगा इन द फ्लूइड।